Hello students, today we will study about current electricity chapter number 3 and this will include Ohm's law, verification of Ohm's law and resistance basically, right? Resistance and resistivity. तो आई होप कि आपने इससे पहले वाले दो चैप्टर्स कर लिए होंगे बच्चों, दो लेक्चर सॉरी, और दो चैप्टर्स भी आपने कर लिए होंगे क्योंकि कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कर चुके हैं अब तक। तो बच्चों आज जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इन सब चीजों पर। और ये कहीं ना कहीं आपने 10th में पढ़ा है बट आज आप थोड़ा सा उसको एडवांस फॉर्म में पढ़ने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो मैं आपका वेलकम करता हूं, मेरा नाम है नवनीत भंडारी और आप इस चैनल से जुड़ चुके हो। इस चैनल का नाम है क्वांटम एकेडमी ऑफ फिजिक्स। अगर आपने इस लाल बटन को अब तक नहीं दबाया है तो अभी के अभी दबा दो ताकि आपको क्या इस चैनल की सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे बच्चों, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी हम। आपने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, सभी बच्चे बोल देते हैं ये, बट एक्चुअल में हम जानते हैं कि क्या है इसका मतलब, है ना। V इक्वल टू आई आर की भी वैलिडिटी तब तक है जब तक हम कुछ कंडीशंस की बात करें। देखो सीधी सी और प्रैक्टिकल बात ये है बच्चों कि अगर ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहा हूं, या मैं बोलूं कि जब तक मैंने यहां पर वायर्स कनेक्ट नहीं करी और बैटरी कनेक्ट नहीं करी, तब तक इनके पास थर्मल वेलोसिटी है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है इनकी, ये बात आपको पिछली वीडियो में बताई थी। बट जस्ट थिंक अबाउट, अगर मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दूं और मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे दूं 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने से कुछ आपको ये समझ आ रहा है कि वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। और आपको ये भी पता है कि आई वी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, यानी कि अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा तेजी से ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे दूसरे एंड की तरफ। और इसका ये मतलब भी होगा ना कि करंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको। अगर तेजी से जाएंगे तो उतना ही टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में, या रेट ऑफ फ्लो क्या इसका इंक्रीज हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं। तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो घूम फिरा कर बात यह आती है कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप दोगे उतना ही ज्यादा आपको करंट मिलेगा। मैं बोल सकता हूं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा आप बड़ा सेल यूज करोगे या बैटरी का साइज बढ़ा दोगे उतना ज्यादा ही आपको करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस दौरान मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आसपास का कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे और इस वायर में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन ना आए। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये आपने पढ़ा है ना, कोई डायमेंशन चेंज ना हो। अगर ये बातें वैलिड है तो ये बात बिल्कुल वैलिड होगी बच्चों। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर यहां पर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा भी मिल सकता है, ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा भी मिल सकता है, ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। वेरिएशन मतलब ये स्लोप जो होगी आपकी, फिर चेंजिंग स्लोप आपको मिल सकती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर यहां पर वोल्टेज और करंट के साथ साथ आसपास की कंडीशंस को मैं बदलना स्टार्ट कर दूं तो वेरिएशन आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो बेसिक बात पर आते हैं कि आपने लिखना क्या होता है ओम्स लॉ में। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे उतना ज्यादा करंट होगा। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन या फिजिकल कंडीशंस अराउंड द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। यहां पर दो बातों पे ध्यान देना है। एक तो इस बात पर कि यहां पर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए, और दूसरी बात ये यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कंडक्टर, ठीक है। सिर्फ कंडक्टर्स पर ही वैलिड होता है ओम्स लॉ। अगर यहां लिख दूं ना सेमी कंडक्टर, नहीं, ओम्स लॉ उसमें वैलिड नहीं है। यहां पर ये मेंशन करना जरूरी है कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट पर वैलिड है, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट पर भी वैलिड नहीं है ओम्स लॉ, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पर कंडक्टर वर्ड लिखना ही बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगर यहां कुछ और लिख दोगे आप तो आपका क्वेश्चन और आपका कंसेप्ट दोनों ही गलत होगा, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये बात आप पहले पढ़कर आए हो कि वी आई ग्राफ कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। और वी आई ग्राफ की अगर स्लोप की बात करूं, tan थीटा, यहां पर लू tan थीटा, यहां पर लू tan थीटा, देखो थीटा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो v बाय आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पढ़ते थे ना आप, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हमने कांस्टेंट लगा दिया यहां पर, जिसको बोलते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी
बस ये जान लो कि हमने कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब कांस्टेंट की जगह यहाँ पर एक आर जोड़ दे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, जो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसके बारे में बहुत गहरी चर्चा हमने करनी है अभी। फिलहाल के तौर पे ये देखो कि मैं ये बोल सकता हूं कि ओम्स लॉ का मतलब क्या है? V बाय आई शुड बी इक्वल टू आर, और आर क्या है? कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो क्या ओम्स लॉ यहीं पे प्रूव हो गया? अरे यार, इसका ये मतलब तो हुआ V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में करंट। और कांस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इस पूरी प्रोसेस में अगर आप इसको सर्किट वाइज अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो क्या करो आप, यहां पर आप एक ऐसा करो ना, एक बल्ब लगा लो यहां पर, ठीक है। इसके साथ यहां पर एक एमीटर जोड़ दो, ठीक है। इसके साथ पैरेलल में यहां पर क्या लगा दो? एक वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है। और यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दो, यहां पर की लगा दो, यहां पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दो, ठीक है। रजिस्टर को वैल्यू फिक्स कर दो, ठीक है। यहां पर क्या आप इसको मतलब एक वैल्यू पे ले आओ, फिक्स कर दो इसको। आप क्या करो, पहले एक सेल यूज करो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, फिर दो सेल यूज करो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, और उसके अकॉर्डिंग फिर करंट की वैल्यू देखो। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस टेक की एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस आपने किया 20 वोल्ट, करंट हो गया 10 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस आपने किया 40 वोल्ट, करंट हो गया 20 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस आपने किया 60 वोल्ट, करंट हो गया 30 एम्पियर। तो हर जगह मुझे एक बात समझ आ रही है बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है, बट फिजिकल कंडीशन शुड बी कांस्टेंट इन दैट प्रोसेस। अब यहां पर V बाय आई करो तो कितना मिल रहा है आपको? 2। V बाय आई करो तो यहां पर भी 2, V बाय आई करो तो भी 2, यानी कि हर जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? फिक्स है, 2 है, राइट। और ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा ना, स्ट्रेट लाइन। तो ओवर मेन मोटिव इज टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि मुझे बताओ व्हाट डज स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट, VI ग्राफ की स्लोप से मुझे क्या पता लगता है, तो मैं बोल दूंगा भाई अगर VI ग्राफ की स्लोप की बात करूं, VI ग्राफ बनेगा कैसा? ये V y एक्सिस में और I x एक्सिस में, और अगर मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूं तो ये मुझे देगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों। अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या देगा आपको, यानी कि I को ले लो y एक्सिस में, V को ले लो x एक्सिस में, और यहां पर अगर प्लॉट करूं तो बच्चों IV ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको देगा 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिलहाल आपको आई होप कि ये बेसिक बात समझ आई होगी कि ओम्स लॉ क्या है, और ये पता लग गया होगा कि VI ग्राफ की स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, या बोल देते हो क्या y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, dy बाय dx, डेल्टा v बाय डेल्टा i, कुछ भी बोल सकते हो। बस आपको यहां पर थीटा देख रहे हैं, थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ एंड VI ग्राफ। क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना आप, अदरवाइज नोट्स में आपको भेज ही चुका हूं तो उसमें से भी आप इसको लिख सकते हो। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे मिल सकते हैं आपको, सपोज देयर आर 2 ग्राफ्स लाइक दिस इज अ VI ग्राफ एंड दिस इज IV ग्राफ, और दोनों ग्राफ में मैं क्या ले रहा हूं? 2 कंडक्टर्स को ले रहा हूं, कंडक्टर A कंडक्टर B, दोनों के दोनों ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर भी कंडक्टर A एंड कंडक्टर B। अगर मैं आपको बोलूं इस VI ग्राफ में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, भाई जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ये देखो ये tan थीटा और ये tan थीटा में आपको पता है कि tan थीटा A के लिए ज्यादा है, राइट। तो VI की वैल्यू V बाय I की वैल्यू, या मैं बोलूं कि स्लोप जो है ज्यादा जिसकी होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूंगा यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B, राइट। क्योंकि VI ग्राफ का मतलब डायरेक्ट क्या होता है? स्लोप। अगर IV ग्राफ की बात करूं, IV ग्राफ में देखो जब भी IV ग्राफ मिलेगा आपको, IV ग्राफ की अगर स्लोप की वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? कम होगा, क्योंकि 1 अपॉन में, अब भाई 4 इज ग्रेटर देन 3 बट 1 अपॉन 4 इज लेस देन 1 अपॉन 3, राइट।
देखो ना, सीधी सी बात ये है, यहां से आपको क्या मिल रहा है, 1/r मिल रहा है। अगर आर ए आर बी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आर 1/r लेस देन होगा 1/r से। या अल्टीमेटली मैं बोल दूं, आईवी ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि यहां पर क्या जाएगा, आर ए लेस देन आर बी। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आप हमेशा ये एनालाइज जरूर करना कि वीआई ग्राफ दे रखा है या आईवी ग्राफ दे रखा है। आईवी ग्राफ में कंडीशन रिवर्स हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों अब देखो जरा कैसे मैं ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकता हूं कंसेप्ट यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। रिकॉल क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी हमने वो प्रूफ की थी। तो बेटा वीडी की वैल्यू किसके इक्वल थी, मैंने बताया था विनिंग टीम, यानी कि टाउ ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम, विनिंग टीम, राइट। और इस ई को अगर मैं ओपन करूं तो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा, टाउ ई, ई की जगह क्या आ जाएगा, वी अपॉन में एल, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, एंड डिवाइड बाय मास, राइट। दिस इज ऑल अबाउट वीडी। अच्छा, अगर मैं करंट की बात करूं, करंट की वैल्यू हमने निकाली थी आई वी ना, यानी कि वी डी ई एन ए, ठीक है। अब वीडी की वैल्यू क्या है, देखो दिस इज इक्वेशन 1, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, पुट 1 इन 2। बेटा वीडी की जगह, ये वीडी की वैल्यू है ना, यहां पर पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो करंट आ जाएगा आपके पास। वीडी की जगह क्या लिखना है आपने, टाओ ई अपॉन में एम कैपिटल वी एल, और साथ में मल्टीप्लाई क्या है, ई एन ए। जब इसको मैं वेरीफाई करूंगा, मतलब इसको जब मैं सोल्व करूंगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा, देखो टाउ एज इट इज ई स्क्वायर, है ना, टाउ एज इट इज ई स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया आपके पास, एरिया, और क्या आ गया, वी अपॉन में क्या आ गया बच्चों आपके पास, एम एल, राइट। अब थिंक अबाउट इट कि आपको आई की वैल्यू क्या मिल रही है यहां पर, ये टाउ ई स्क्वायर ए वी अपॉन में एम एल, है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कहीं ना कहीं किया था, तो इसमें कुछ भी आपके लिए नया नहीं है अब तक, ठीक है। इतना आपको मिल गया। अब अगर मैं बोलूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, जस्ट थिंक अबाउट दिस रिजल्ट। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस रिजल्ट को ऊपर दोबारा लिख रहा हूं, टाउ ई स्क्वायर ए अपॉन में एम एल इंटू में क्या है आपके पास यहां पर बच्चों, वी, है ना। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देने से रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो रिलैक्सेशन टाइम भी सेम रहेगा, कोलिजन जो होगा वो फ्रीक्वेंट नहीं होगा, वो एक ही उसी रेट से होगा, है ना। टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आपको बताया था ये भी पहले लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एरिया पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ भी चेंज नहीं होगी। अगर आप सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाने से, आपने पढ़ा था ना एलोंगेशन हो जाती है लेंथ में, आपने पढ़ा था अल्फा जब हमने +1 की थी। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर कांस्टेंट कर देने से ये सारे की सारी चीजें क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो एक काम करो ना, आई को वी के नीचे ले जाओ और इसको यहां ले आओ। जब मैं इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास एम एल अपॉन में टाओ ई स्क्वायर, यहां पर एक टर्म मिसिंग हो गई है बच्चों, एन, देखो यहां पर एन भी आना था, है ना, तो इसको मैं एन भी लगा देता हूं, इसलिए यहां पर एन भी लगा लो, ठीक है। एन नीचे आएगा ना यहां पर इस तरह से, ठीक है, यहां पर ऐसे, और यहां पर क्या हो जाएगा, v बाय आई। जस्ट थिंक अबाउट दिस रिजल्ट बच्चों, v बाय आई इज इक्वल टू मास लेंथ कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी सॉरी नंबर, मैं ऐसा बोलता नंबर डेंसिटी बोल दूं तब भी गलत नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन का मतलब ये था ना, एन का मतलब यहां पर जो है स्मॉल एन, इसका मतलब ये नहीं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन। कैपिटल एन होता तो यहां पर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टाउ एज इट इज और ई स्क्वायर एज इट इज, राइट। तो बच्चों यहां से, और एरिया भी तो चल रहा है हमारे पास, एरिया, हाँ। तो बच्चों हमारे पास ये देखो सारी की सारी वैल्यूज जो आ रही है क्या कांस्टेंट ही तो आ रही है, ध्यान से देखो जरा, मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों क्या मैंने यहां से प्रूफ कर दिया कि v बाय आई किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ गया। तो हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड बाय यूजिंग कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सभी चीजें कांस्टेंट है, v बाय आई का रेशियो निकाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, अब इससे देखो कुछ हम और अच्छी अच्छी बातें निकालते हैं। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो अब यहां से एक चीज भी पता लग गई मुझे, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है
रेजिस्टेंस को मैं ये भी लिख सकता हूं ml अपॉन में AN टाउ EE। देखो मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर याद रहे। R इज इक्वल टू ml अपॉन में AN टाउ EE। इसको याद रख सकते हो मेली आंटी AN टाउ EE आंटी, ऐसे याद रखो। आई होप कि थोड़ा सा मतलब अनऑर्थोडॉक्स है, बट फिर भी आपको क्या रिजल्ट्स को याद रखना पड़ेगा। तो इट विल बी मेली आंटी, I win a winning team. These are three code words with which you can remember all these results, right? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। R is equal to मेली आंटी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ जाएगी। चलो जी, रेजिस्टेंस आपकी आंटी बना दिया मैंने यहां पर। तो बच्चों अब इस रिजल्ट से देखो हम क्या करने वाले हैं। आपने प्रूफ किया रेजिस्टेंस क्या है, ml अपॉन में आंटी, मेली आंटी। ये बात आपको समझ आ गई। रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट V बाय I के इक्वल आ रहा है। अगर V बाय I के इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस हुआ ना। इससे देखो एक चीज पता लग रही है आपको, Hence we can say that resistance depends on dimension। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर दे दूं CBSE का, prove that resistance depends on dimension and resistivity does not depend on dimension, तो आपको ये करना पड़ेगा जो मैं अभी यहां पर समझा रहा हूं आपको। ठीक है, आपको पढ़ाया जाता है ना 10th क्लास में भी कि भाई वायर को लंबा कर दो, रेजिस्टेंस ज्यादा, वायर को मोटा कर दो। हालांकि ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में भी, बट आपको अभी फिलहाल ये प्रूव करा देते हैं पहले कि भाई रेजिस्टेंस डायमेंशन पर वाकई में डिपेंड करता है। इस बात का जनरली पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका प्रूफ देखो आपके सामने आ गया। रेजिस्टेंस देखो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तुमने लिख दिया साइड में निकाल के भाई लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोटी वायर रेजिस्टेंस कम, लंबी वायर रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस है क्या, ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसको क्या वहां पर हर्डल्स, मतलब उसको क्या वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है फ्लो करने में, या मैं बोलूं कि रुकावट जो रास्ते में पैदा हो रही है उस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूंगा, क्या, रेजिस्टेंस। मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड डायमेंशन, कि डायमेंशन पर भी डिपेंड कर रहा है और मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा है किसी कंडक्टर के। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से देखो, क्या मैं रेजिस्टेंस को ये लिख सकता हूं ना, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अगर मैं देखो ये लिख दूं रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात आप 10th में पढ़ते हो। R इज इक्वल टू रो L बाय ए, रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने से पहले हम रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो रो L बाय ए इज इक्वल टू R, लेकिन R तो इसके इक्वल भी है, मेली आंटी के इक्वल भी। तो बेटा इस ML आंटी को इक्वेट करा दो रो L बाय ए से। जब आप इक्वेट कराओगे आपको ये नजर आ रहा है कि भाई इस L से ये L उड़ गया, इस A से ये उड़ गया, और जो रेजिस्टिविटी आई रो की वैल्यू, ध्यान से देखो L बाय ए से L बाय ए उड़ा दिया लेफ्ट हैंड साइड का, जो इस रो की वैल्यू आई वो क्या आई, मास अपॉन में N टाउ E स्क्वायर। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड टाइम। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज क्लियर होगी। दोबारा से देखो, लेंथ और एरिया से लेंथ और एरिया उड़ा दो तो जो आपकी रो की वैल्यू आई, जिसको मैं रेजिस्टिविटी बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी लेंथ एंड एरिया। सो आई विल से कि जो रेजिस्टिविटी है भाई ये प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और वायर चाहे देखो, जैसे कि एक एग्जांपल दूं, कॉपर की वायर है 1 मीटर की और 50 मीटर की, रेजिस्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, दोनों की सेम होगी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। मैं पूछूं रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, तो आप बोलोगे 50 मीटर। जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये बात का प्रूफ मिल गया कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन और रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओम से लगे प्रूफ के साथ साथ हमने ये चीज भी क्या यहां पर बच्चों प्रूफ कर दी। अब अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको इसको भी खोलकर अच्छे से बताऊंगा कि भाई रेजिस्टिविटी टाउ ई एन और इन सब चीजों पे कैसे डिपेंड कर रही है। आई होप कि बच्चों आपको ये छोटा सा कंसेप्ट आज समझ आया होगा, राइट। तो अगली वीडियो भी आपको आज ही मिलेगी। जैसे मैं इसको 2 पार्ट में इसलिए सेपरेट कर रहा हूं कि भाई ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसका थ्योरेटिकल, इसका कंसेप्चुअल पार्ट मैं अगली वीडियो में डालूंगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ, शेयर करो उन बच्चों तक जिनको ये वीडियोस की जरूरत है, और चैनल के साथ बने रहो। आपको अगली वीडियो बहुत जल्द मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।